नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहां पे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में अपनी जो है गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था। हमने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा, उसकी लंबाई पड़ी कौन सी, उसके किनारे बसे कौन से शहर हैं, उनके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की। ठीक है, आज हम चलेंगे अपने अगली नदी की तरफ, जो कि है हमारी सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी की तरफ चलेंगे। उसकी सहायक नदियां कौन सी है? ठीक है, लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर अप्रोक्स इसकी लंबाई है। ठीक है, कहाँ से निकलती है ये? कैलाश पर्वत मानसरोवर झील से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि इसकी स्थिति क्या है, कैसे कैसे इससे सहायक नदियां मिलती हैं, कौन कौन सी सहायक नदियां मिलती हैं, जो इसकी सहायक नदियां हैं उनके बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, उन सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपनी सिंधु नदी तंत्र की तरफ। ठीक है, सिंधु को बोलते हैं इंडस। इंडस रिवर के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की तरफ ये फ्लो करती है। ठीक है, कुछ पार्ट इंडिया में फ्लो करता है, कुछ सहायक नदियां इसकी इंडिया की हैं, और कुछ सहायक नदियां जो है इसकी आपके पाकिस्तान की है। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहले इसकी लोकेशन के बारे में हम जानेंगे कि ये कहाँ से कैसे निकलती है। ठीक है, तो चलिए मैप पे देखते हैं सबसे पहले इंडस रिवर के बारे में। सबसे पहले देखेंगे मानसरोवर लेक। जो मानसरोवर लेक है उसकी स्थिति ये है। ठीक है, इसी से ही आपकी एक तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, इस तरफ को ऐसे ब्रह्मपुत्र जाती है और ये यहाँ तामचा से यू टर्न लेती है और यू टर्न लेके भारत में एंटर कर जाती है इधर। ठीक है, लेकिन अभी हम ब्रह्मपुत्र के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम चर्चा कर रहे हैं आपके इंडस रिवर के बारे में। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये मानसरोवर से निकलती है और अरब सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। ठीक है, ये मानसरोवर लेक की हमने पहले स्थिति जान ली। ठीक है, ये हमारा मानसरोवर लेक है और इधर से इस तरह से ये हमारी जो इंडस रिवर है वो इस तरह से निकल के जाती है। ठीक है, ये है हमारी इंडस रिवर। ये इस तरह से, यहाँ इस तरह से जाती है हमारी इंडस रिवर। ये है हमारी सिंधु नदी और इधर जाके ये अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, अरब सागर में ये मिल जाती है। ये है हमारी इंडस रिवर। कौन सी है ये? इंडस रिवर, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी सी चर्चा की थी। ठीक है, बात करेंगे इसकी सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, दोनों तरफ से इसमें सहायक नदियां होंगी, एक दाई तरफ से आती है और बाई तरफ से। ठीक है, जो दाई तरफ वाली है वो नदियां हैं इसकी एक तो इधर ये काबुल होगी, काबुल नदी है इधर, इसकी ये नदी है काबुल, काबुल नदी है। ठीक है, उसके बाद काबुल से आगे होगी एक तोची, ये इधर है इसकी एक ये तोची नदी, तोची नदी। ठीक, काबुल, तोची, ये इसकी दाई ओर की सहायक नदियां हैं। उसके बाद और भी इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे गिलगित है और एक नदी है इसकी श्योक, श्योक नाम से जिसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये इधर से होंगी, एक इसकी सहायक नदी होगी गिलगित, जो कि होगी ये होगी गिलगित। ठीक है, और एक इसकी होगी श्योक नाम से, वो होगी इस तरफ लगभग श्योक। ठीक है, ये है हमारी इंडस रिवर की दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां। ठीक है, कौन कौन सी है? एक तो तोची है, इधर काबुल है, इधर गिलगित है, इधर श्योक है। ठीक है, अब देखते हैं बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे रवि के सॉरी चेनाब के बारे में। ठीक है, चेनाब, ये चेनाब है, ये चेनाब नदी है, चेनाब। ठीक है, ठीक, चेनाब नदी में फिर मिलती है आपकी एक झेलम नदी, ये झेलम है। ठीक है, झेलम नदी में एक मिलती है रवि नदी। ठीक, ये चेनाब, चेनाब की सहायक नदी भी कही जाएंगी और आपकी इंडस की सहायक नदी भी कही जाएंगी। ठीक है, चेनाब में ही एक आपकी आगे मिलती है सतलज, ये है आपकी सतलज। ठीक है, और सतलज में मिलती है एक बीस, बीस बोलते हैं, बीस है हिंदी में इसका नाम, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, हिंदी में इसका नाम है व्यास। सतलज में मिलती है व्यास। ठीक है, तो ऊपर की तरफ से ये नदी होगी इसकी व्यास। ठीक है, ये कौन सी होगी? झेलम। ठीक है, झेलम। ये है चेनाब, चेनाब। ये है रावी,
ठीक। और इसके बाद ये है सतलज। ठीक, सतलज में ये है 20, जिसको बोलते हैं व्यास। ठीक है, तो ये कुछ नदियां हैं जो कि हमारी इंडस रिवर की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इंडिया और भारत और पाकिस्तान दोनों में फ्लो करती है। ठीक है, इसके बारे में चलिए एक बार इसकी जो नदियों की स्थिति है इसको गंगा नदी के तरीके इस व्हाइट बोर्ड पर भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपका होगा ये मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर लेक। ठीक, इससे ही हमारी जो ये नदी है उसका उद्गम है। ठीक, कौन सी नदी है ये? सिंधु नदी। और इसी से ही इस तरफ जो चली जाएगी वो होगी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, हमारी नदी है ये इस तरफ से ऐसे निकलेगी ये इस तरह से, और इस तरह से ये आगे की तरफ बढ़ के अरब सागर में जाके मिल जाएगी। ठीक है, ये होगी लगभग स्थिति है, एग्जैक्ट नहीं कहेंगे, लगभग इस तरह की स्थिति होगी हमारी जो सिंधु रिवर है। ठीक है, उसमें इस जगह पे जो है हमारी श्योक मिलेगी। श्योक एक सहायक नदी है। ठीक है, फिर आएगी हमारी काबुल नदी, नहीं, श्योक के बाद है गिलगित, ये है हमारी गिलगित। ठीक है, गिलगित के बाद आती है हमारी काबुल इधर से, और काबुल के बाद एक काबुल से आगे आती है जिसका नाम है तोची, तोची नदी। ठीक है, ये कौन सी है? हमारी दाई तरफ की नदियां है। ठीक है, ये हमारा दाया है, दाएं तरफ की नदियां कौन कौन सी हैं आपकी? तोची, काबुल, गिलगित और श्योक। ठीक है, तोची, काबुल, गिलगित और श्योक। फिर आ जाते हैं अपने बाएं ओर, नदी के बाएं तरफ। बाएं तरफ की नदियां कौन कौन सी हैं? यानी कि साउथ साइड से जो एंटर करती हैं इसमें, सबसे पहले एक नदी बनाएंगे हम चेनाब। उसकी स्थिति देखो, चेनाब हमने यहाँ पे पढ़ी थी ना, ये हमारी चेनाब है। तो लगभग इस तरह से स्थिति है हमारी चेनाब की। यहाँ जाके ये इसमें एंटर करेगी, ये हमारी है चेनाब, चेनाब नदी। ठीक है, अब चेनाब नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक है, जो इसमें मिलती हैं। ठीक, सबसे पहले ऊपर से जो है एक नदी मिलेगी जिसका नाम है झेलम, झेलम नदी। ठीक है, उसके बाद चेनाब में आगे मिलती है रवि, रावी, रवि, रवि, इस तरफ से रवि नदी या रावी नदी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, रावी नदी। ठीक, उसके बाद इसमें मिलती है आपकी सतलज, इस तरह से ऐसे चलेगी आपकी सतलज, और इस जगह जाके सतलज आपकी इसमें एंटर करती है। और सतलज में एक नदी मिलती है जिसका नाम है बीस, इंग्लिश में बीस और हिंदी में व्यास। ठीक है, व्यास, और ये है आपकी सतलज। तो ये है हमारा पूरा इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, क्या है ये? हमारा पूरा का पूरा इंडस रिवर सिस्टम, यानी कि सिंधु नदी तंत्र। हमने इसको मैप पे भी देख लिया। इस तरह से जाके इस तरह से नीचे ये अरब सागर में मिलती है। ठीक है, कहाँ मिलती है? अरब सागर में, अरब सागर। कहां से निकलती है आपकी ये नदी? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से जाके कहा मिलती है? अरब सागर में। ठीक है, कहां कहां पे बहती है? आपका इंडिया और पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? अगर दाएं तरफ की देखें तो तोची है, काबुल है, गिलगित है और श्योक है। ठीक है, उसके बाद नीचे अगर देखें या फिर बाएं तरफ देखें तो इसकी एक नदी है जिसका नाम है चेनाब, और बाकी उसकी सहायक नदियां हैं, जैसे झेलम है, झेलम चेनाब में मिलती है, फिर रावी मिलती है, और फिर सतलज जाके आपकी चेनाब में मिल जाती है, और व्यास है। ठीक है, तो ये सारी है हमारी सिंधु घाटी या फिर सिंधु नदी की, सिंधु घाटी नहीं, सॉरी, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, बाएं और दाएं तरफ की दोनों की। अगर आप चाहें तो इन दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं कि दाएं की नदियां कौन कौन सी है और बाएं की नदियां। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है कि दाएं साइड में कौन सी है और बाएं साइड में कौन सी नदी सिंधु की सहायक है। ठीक है, ये सारी सिंधु की ही सहायक कहलाएंगी। ठीक है, झेलम भी सिंधु की सहायक नदी है, रावी, व्यास, सतलज, ये सब क्या है? आपकी जो सिंधु नदी है उसकी ही सहायक नदी है। साथ साथ चेनाब नदी की भी सहायक नदी कहलाएंगी, जितनी भी आपसे ब्लैक ब्लैक कलर से लिखी हुई है। ठीक है, तो ये थी हमारी दोनों स्थिति हमने जान ली, मैप पर भी और वैसे भी, दोनों तरह से हमने जो हमारी सिंधु नदी है उसके बारे में समझ लिया थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके बारे में लिख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी
कर लेते हैं। ठीक है, चलिए चलिए पहले यही लिख लेते हैं दाएं की नदियां कौन सी है। ठीक है, दाएं की नदियां जो है, दाईं ओर की नदियां, सहायक नदी लिखेंगे यहाँ पे। सहायक नदी होती कौन सी है, ये तो आपको जानकारी होगी ही। ठीक है, जो नदी को सहायता दे बड़ी होने में, ठीक है, बढ़ने में या फिर आगे बढ़ने में या फिर उसकी पार्टनर बन जाए, तो वो क्या होगी, सहायक नदी होगी। ठीक है, जो दाएं ओर की सहायक नदी है वो कौन कौन सी है आपकी, देखो श्योक है, गिलगित है, काबुल है और तोची है। और भी होंगी लेकिन हमें केवल महत्वपूर्ण पढ़नी है। ठीक है, और भी होंगी लेकिन हमें महत्वपूर्ण पढ़नी है केवल। ठीक है, दाएं ओर की नदियां हैं आपकी, एक तो है श्योक, फिर है आपकी तोची। ठीक है, तोची के बाद है काबुल, और काबुल, शोक, तोची, काबुल और गिलगित, गिलगित नदी, ये है इसकी दाईं ओर की नदियां। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे बाएं ओर की नदियां। ठीक, कहाँ की, बाएं तरफ की नदियां, नीचे स्पेस नहीं है इसलिए हम इसको लिखेंगे ऊपर। ठीक है, ये दाएं हो गई, ये बाईं ओर की सहायक नदी। ठीक है, कौन सी, बाईं ओर की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं आपकी, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, कौन कौन सी है, जैसे चेनाब है, झेलम, रावी, व्यास, सतलज और चेनाब। ठीक है, कौन कौन सी है, रावी, सतलज, व्यास, झेलम और चेनाब। ठीक है, चेनाब नदी, ये है हमारी दाएं ओर की या बाएं ओर की नदियां, किसकी, बाएं ओर की सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं ये हमारी। ठीक है, बाएं ओर की सिंधु नदी की सहायक नदियां। ठीक, इनके बारे में भी आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, फिर हम चलेंगे आगे, और जो नदियां हैं इसकी सहायक नदियां हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले आप ये सब नोट डाउन कर लें अपने उसमें। ठीक है, इन सबको ध्यान में रखें। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ कि आगे जो ये सहायक नदियां हैं इनमें से कौन कौन सी महत्वपूर्ण है और कौन कौन सी के बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी एकत्रित करनी है। चलिए, ठीक है, चलिए सबसे पहली जो नदी है वो है हमारी रावी नदी। कौन सी है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रावी नदी के बारे में। ठीक, सबसे पहली नदी है हमारी रावी, जो कि चेनाब की सहायक नदी है और आपकी इंडस रिवर की सहायक नदियां है। ठीक है, तो चेनाब का जो है इसका सबसे पहले लिखेंगे उद्गम कहां से है, ये कहां से निकलती है, जो चेनाब है ये आपकी निकलती है रोहतांग दर्रे के पास से। कहां से निकलती है, रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे के पास से निकलकर, रोहतांग दर्रे के पास से निकलकर ये आपकी जाके मिलती है चेनाब नदी में। ठीक है, निकलकर चेनाब नदी में मिलती है। ठीक है, कहां से, रोहतांग दर्रे के पास से निकलकर आपकी चेनाब नदी में जाकर ये मिलती है। इसकी जो लंबाई है, जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, इसकी लंबाई है लगभग 720 किलोमीटर की। ठीक, 720 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। ठीक है, कौन सी नदी है ये आपकी, रावी नदी। कहां से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, कौन सी नदी है ये हमारी, रावी नदी। ठीक, रावी नदी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हमारी रावी नदी। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं आपके इसके और कुछ महत्वपूर्ण बात इसके बारे में जो लिखने योग्य हो। हाँ, एक इसका प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम नोट करेंगे। इसका प्राचीन नाम है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि रावी नदी का प्राचीन नाम बताइए या फिर इस नदी का प्राचीन नाम बताइए। इसका प्राचीन नाम है पुरुषनी।
पुरुषनी नदी। ठीक, ये इसका प्राचीन नाम है। ठीक, प्राचीन नाम क्या है इसका? पुरुषनी नदी नाम इसका प्राचीन नाम है, या फिर एक नाम है इरावती नदी, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी रवि नदी के बारे में। ठीक, इसको आप नोट करेंगे। इसके बाद चलेंगे हम आपकी सतलज नदी के बारे में। ठीक, सब अब पढ़ेंगे हम सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी दूसरी नदी है हमारी सतलज, या फिर सतलुज भी इसको बोल देते हैं, सतलुज नदी, सतलज नदी। ठीक है, ये हमारी है सतलज नदी। ठीक, सबसे पहले इसका उद्गम कहाँ से है? इसका उद्गम है आपका राकसताल झील उत्तराखंड से। ठीक, सतलज नदी का उद्गम कहाँ से है? राकसताल झील है उत्तराखंड में, वहां से इसका उद्गम है। ठीक है, देखिए ये है हमारी राकसताल झील। ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम है। ठीक, कहाँ से? उत्तराखंड से। ठीक, राकसताल झील, इसका उद्गम कहाँ से है? ये कहाँ से निकलती है? राकसताल झील से निकलती है और पाकिस्तान में जाके चेनाब में मिल जाती है। ठीक, कहाँ से निकलती है? राकसताल झील से। झील से निकलकर निकलकर चेनाब नदी में मिल जाती है। नदी में कहाँ पे? पाकिस्तान में मिलती है, मिल जाती। ठीक है, तो ये है हमारी सतलज नदी के बारे में कि राकस झील से निकलती है। उद्गम स्थल कहाँ पे हो गया इसका? राकस झील में हो गया। और मुहाना कहाँ पे हो गया? चेनाब नदी पाकिस्तान में हो गया। ठीक है, दूसरा इसका जो प्राचीन नाम है वो है इसका, प्राचीन नाम है इसका, इसका प्राचीन नाम है आपका सतुद्री। ठीक, ये इसका प्राचीन नाम है किसका? सतलज नदी का। ठीक है, उसके बाद है इसका उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, प्राचीन नाम हो गया, चेनाब हो गया। ठीक, इसके बाद तो यही है, और कुछ ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है सतलज नदी के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, सतलज नदी, एक इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर की। अप्रोक्सीमेट इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1450 किलोमीटर की इसकी लंबाई मानी जाती है। लंबाई है इसकी 1450 मीटर। ठीक, 1450 मीटर की इसकी लंबाई मानी जाती है। ठीक, कौन सी नदी है ये? हमारी सतलज नदी है। ठीक है, सॉरी मीटर नहीं, किलोमीटर, किलोमीटर। ठीक है, 1450 किलोमीटर की इसकी लंबाई मानी जाती है सतलज नदी। ठीक है, तो ये है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। कौन कौन सी है? सबसे पहले है कि इसका जो कहाँ से निकलती है, राकस्ताल से, कहाँ मिलती है? चेनाब नदी में, पाकिस्तान में जाके। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर। ठीक, अब बात करते हैं व्यास नदी की। ठीक है, जो कि इसकी सतलज की भी एक सहायक नदी है, और आपकी सिंधु की भी सहायक नदी है। ठीक है, सतलज की सहायक नदी व्यास के बारे में बात करते हैं। तो हमारी तीसरी नदी है व्यास नदी। ठीक है, व्यास नदी। ठीक, इसका जो है उद्गम स्थल है, ये कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड है रोहतांग दर्रे के पास। ठीक, कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड, रोहतांग दर्रे के पास में। ठीक है, से निकलकर आपकी कौन सी नदी में मिलती है? सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक है, मिल जाती। ठीक, कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से निकलकर
व्यास कुंड है रोहतांग दर्रे के पास में, तो व्यास कुंड से निकलकर ये कहाँ मिल जाती है आपकी, सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक है, केवल ये भारत में ही प्रवाहित होती है। दूसरा, इसका जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम वो क्या है, विपाशा। ठीक, विपाशा इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, तो ये है हमारी व्यास नदी। व्यास के बाद आ जाती है हमारी झेलम नदी। ठीक, व्यास के बाद कौन सी आएगी, झेलम नदी। ठीक है, चौथे नंबर पे आ जाती है हमारी झेलम। झेलम नदी, झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वो है वेरीनाग झील से। ठीक, वेरीनाग। ठीक, उद्गम स्थल कहाँ से है, वेरीनाग झील से निकलकर कहाँ मिलती है, और ये चेनाब में समित या फिर चेनाब में मिल जाती है। वेरीनाग से निकलकर, वेरीनाग से निकलकर जो आपका कौन सी नदी में मिल जाती है, वेरीनाग से निकलकर चेनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी है ये आपकी, ये नदी है आपकी झेलम। ठीक है, तो हमारी कौन कौन सी नदियां हो गई, एक तो हमारी झेलम हो गई, व्यास हो गई, और पहले इन जो बातें हैं इनको नोट कर लें आप ध्यान से। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपनी चेनाब नदी की तरफ। ठीक है, चेनाब नदी है उसकी तरफ चलते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो व्यास जो नदी है उसके बारे में है कि व्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, प्राचीन नाम इसका विप्सा नदी है। ठीक, झेलम नदी है वेरीनाग झील से निकलती है और निकलकर कहाँ जाती है, चेनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, हमने व्यास पढ़ लिया, झेलम पढ़ लिया, आपका रवि पढ़ लिया और सतलज पढ़ लिया। अब हमारी है चेनाब नदी। ठीक, चेनाब नदी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, सबसे बड़ी सतलज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसको आप देख भी सकते हैं, ये चेनाब है और ये ही सबसे बड़ी है, बाकी ये रावी है, ये व्यास है, ये रवि है, ये व्यास व्यास है, ये सतलज है, ये झेलम है। ठीक है, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपकी, चेनाब नदी। ठीक है, चलिए तो चेनाब नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लिखेंगे। अब है हमारी चेनाब नदी। ठीक, सबसे पहले तो यही लिखेंगे कि जो आपकी सिंधु नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चेनाब नदी। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है, चेनाब नदी। अब ये निकलती कहां से है, इसका उद्गम है बड़ा लाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, उसके पास से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, बड़ा लाचा दर्रा। ठीक, कहां से निकलती है, बड़ा लाचा दर्रा, और कहां मिलती है जाकर, बड़ा लाचा दर्रा से ये मिलती है आपकी सिंधु नदी में। ठीक, बड़ा लाचा दर्रा एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश से निकलकर आपकी जो सिंधु नदी में मिलती है। ठीक है, मिल जाती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश बड़ा लाचा से निकलकर कहाँ मिलती है, सिंधु नदी में आपकी ये मिल जाती है। ठीक है, इसका एक प्राचीन नाम क्या है, इसका प्राचीन नाम जो है अस्किनी। ठीक है, अस्किनी नदी इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, तो ये थी हमारी सिंधु नदी, सिंधु नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियां, जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां थी जिनके बारे में हमें जानना था।
बाकियों का केवल आप नाम ध्यान में रखेंगे और किस तरफ से वो सिंधु नदी में एंटर करती है या फिर मिलती है उसके बारे में आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये थी हमारी चेनाब नदी जो कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलकर सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक, इसका प्राचीन नाम जो है वो है अस्किनी नदी। ठीक, तो ये है हमारी महत्वपूर्ण नदियां जिनको महत्वपूर्ण माना जाता है, वो नदियां हैं ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब हमने सिंधु नदी के बारे में पढ़ लिया कि इसकी लंबाई कितनी थी, 2880 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, जिसे अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर की माना जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका उद्गम कहाँ से है, कैलाश पर्वत मानसरोवर से है। ठीक है, मुहाना कहाँ पे है, कराची के पास में अरब सागर में इसका मुहाना है। ठीक है, दाएं और बाएं की इसकी सहायक नदियां हमने पढ़ ली थी। ठीक है, जो कि आप मैप पे अब भी देख सकते हैं लिखी हुई है। ठीक है, जैसे रावी नदी के बारे में हमने पढ़ लिया, चेनाब के बारे में पढ़ लिया, सतलज के बारे में पढ़ लिया, और आपकी जो है व्यास और झेलम नदी, इन सब के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ली जो कि महत्वपूर्ण थी। ठीक है, इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे अपनी अगली नदी जो कि है ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन उसको लेंगे हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में। आज इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, ध्यान में रखिए कि किस किस तरह से कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं नदियों में। ठीक है, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपनी नई नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र के साथ। ठीक, चलिए, जब तक के लिए धन्यवाद।